बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि हमेशा सीखते रहो। जिंदगी में सबसे अच्छा काम कोई है, जीवन का सबसे अच्छा कर्म कोई है, तो वो ही सीखना है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप दिन ब दिन उन्नति करते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपकी जो प्रगति है वो एक सकारात्मक दिशा की तरफ है। तो हमेशा जिंदगी में सीखते रहें, यही सबसे अच्छा है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक हुई है, और ये हुई है डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच में। दूसरा प्रश्न, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को। तीसरा प्रश्न, किसके द्वारा ICMR के वैक्सीन वेब पोर्टल और राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया गया, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। चौथा प्रश्न है कि वर्चुअल तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा, तो ये सऊदी अरब की अध्यक्षता में होगा। पांचवा प्रश्न, किन दो देशों के बीच विवादित इलाके नागोर्नो कारबाख को लेकर युद्ध शुरू हो गया है, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में शुरू हुआ है। वहीं छठवां प्रश्न है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले किस वर्ष रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी, तो ये 2016 में दी गई थी। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य ने 3 वर्ष के भीतर झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराने के कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस गीत के रचयिता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका नाम है अभिलाष। और नवा प्रश्न है कि 27 सितंबर को किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया, तो इनका नाम है डॉक्टर ईशर जज अहलुवालिया। और 10वां प्रश्न है कि किस देश की एलिसा हैरी ने T20 में सर्वाधिक डिसमिसल के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आज के प्रश्नों की बात करेंगे, और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत किस राज्य में 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और इसका शुभारंभ किया गया उत्तराखंड के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, और इन परियोजनाओं में 2 मुख्य रूप से परियोजनाएं हैं। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी हरिद्वार में है, और हरिद्वार में ही गंगा नदी को समर्पित एक संग्रहालय नाम है गंगा अवलोकन, इसका भी इनके द्वारा क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। ये जो जल जीवन मिशन है, ये अभी आप याद रखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही इसको संचालित किया जाता है। ये इस 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती से 100 दिन का एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि वहां पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज आप याद रखेंगे कि नमामि गंगे जो मिशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में। हालांकि गंगा कार्य योजना तो बहुत पहले से चल रही है, इंदिरा गांधी के समय से गंगा सफाई को लेकर काम चल रहा है। तो नमामि गंगे मिशन जो शुरू हुआ था वो 2014 में हुआ था, जुलाई के महीने में, ये आप याद रखेंगे। और इसका पहला चरण इस 2020-2021 में पूरा होना है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 सितंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए जो इस बार की थीम रखी गई है वो रखी गई है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये इस बार की थीम इसमें रखी गई है। अच्छा, ये दिन जो है हृदय रोग और स्ट्रोक, जो हृदय का स्ट्रोक आता है उसमें सहित हृदय वाहिका रोग से संबंधित उनके बारे में जागरूकता और निवारण क्या है, उनका नियंत्रण के उपाय क्या है, इनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि मोक्तर ओने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोक्तर ओने जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं माली के। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो माली के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं वाह नेडा, जो वहां के राष्ट्रपति थे अभी तक, उनके ऊपर सेना ने जो है तख्ता पलट का प्रयास किया, हालांकि प्रयास विफल हो गया। उसके बाद वहां के उस समय के राष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया था अगस्त के महीने में।
राइट। तो वाह नेडा फिर वहां के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं और पूर्व मलियन विदेश मंत्री ओक्टर नो ने इनको क्या बनाया गया है, माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ये पहले विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में भी 1995 से 2002 के बीच में इन्होंने काम किया और 2004 से 2009 के बीच में इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में काम किया है, अमोदो तुमानी जब वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बात यहाँ की राष्ट्रपति की करें तो राजधानी क्या है, तो बमाको है। राष्ट्रपति कौन है, तो वाह नेडो है, ये अंतरिम राष्ट्रपति है और मुद्रा यहाँ की वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। चलिए मैप में मैं आपको अब माली लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको जाना है माली तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में। आप पश्चिम में जाएंगे, ये अरब है, अरब के बाद ये पहुंचेंगे अफ्रीका और अफ्रीका में देखेंगे ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये माली है और इसकी राजधानी आप देख पा रहे होंगे ये बमाको इसकी राजधानी है। आसपास कौन कौन से देश है, तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो ये डार्क ब्लू कलर का जो देश है वो गिनी है। इस तरफ अगर आप देखेंगे इसकी सीमा सेनेगल के साथ में लगती है, ऊपर इसकी सीमा मार्टानिया के साथ में लगती है, इधर इसकी सीमा अल्जीरिया के साथ में लगती है और इधर इसकी सीमा नाइजर के साथ में लगती है। और ये जो है सहारा मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा, सहारा मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम अफ्रीका का जो दक्षिण हिस्सा है ये सहारा मरुस्थल वाला हिस्सा है, तो माली भी सहारा मरुस्थल वाले हिस्से में ही आता है। आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आया उससे पहले मैं पिछले करंट अफेयर में मैं आपको बता दूं कुछ और प्रधानमंत्रियों के बारे में। 19 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही ने मोहम्मद हुसैन रोबेल को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और 16 सितंबर को जापान में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात चौथे प्रश्न की करेंगे कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन है प्रश्न का सही उत्तर। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन्होंने 29 सितंबर को प्रतिरक्षा के क्षेत्र में नवाचार के विस्तार के लिए, यानी कि जो प्रतिरक्षा का क्षेत्र है डिफेंस का सेक्टर है उसमें ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो और इसी के लिए डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया। इसका मकसद क्या है, मकसद ये है कि जो सेना की तकनीक है, सेना की जो प्रौद्योगिकी है, सेना का जो उसकी जो प्रौद्योगिकी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन के मंच का यूज किया जाए। जो राजनाथ सिंह जी उन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज और साथ में आइडेक्स 4 फौजी नाम की एक और पहल शुरू की है और ये जो आइडेक्स 4 फौजी पहल है इसके तहत 11 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां पर जो इनोवेशन करने वाले हैं, जो अनुसंधान करता है वो इन अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। बात पिछले करंट अफेयर की और चैलेंजेस की करें तो 29 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी प्रसारण मंत्री हमारे यहाँ रविशंकर प्रसाद, और इन्होंने एक चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता इसका शुभारंभ किया है। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि भारत ने किस देश द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर आपत्ति दर्ज करवाई है, और भारत ने आपत्ति दर्ज करवाई है पाकिस्तान के में ये जो है स्थित है। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है ये एक्चुअल में, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में चुनाव कराने की योजना पर यह कहकर आपत्ति जताई है कि पड़ोसी देश अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं कर सकता। अब ये कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, ये भारत का जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, राइट। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसे कहा जाएगा, हालांकि ये मैप पुराना है इसलिए यहाँ पर लद्दाख का नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान ने अपने जबरदस्ती अवैध तरीके से कब्जे में रखा हुआ है और यही कश्मीर का हिस्सा है। और ऊपर का ये जो जगह दिखाई दे रही जो आपको येलो कलर में, इसको कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, और इस पर भी पाकिस्तान का ही वर्तमान में अवैध कब्जा है। तो ये चूंकि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान अब इसको अपना एक नया प्रांत, पांचवें प्रांत के रूप में, पांचवें सूबे के रूप में बनाना चाह रहा है और इसीलिए वहां पर चुनाव वगैरह करवाना चाह रहा है। वहां पर पहले से अलग व्यवस्था है, तो इसी को लेकर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है क्योंकि ये भारत का हिस्सा है।
और पाकिस्तान इस पर कोई बदलाव नहीं कर सकता। और ये वो जो क्षेत्र है जिसको शांगजाम वैली कहा जाता है, और ये चाइना को 1963 में पाकिस्तान ने दे दिया था। इसके अलावा इधर देखेंगे तो ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है जो 1962 के आसपास से चाइना इस पर कब्जा करके बैठा है। तो ये भारत का हिस्सा है, इस पर चाइना का कब्जा है। ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ये पाकिस्तान के पास में है, ये पाकिस्तान के पास में है। पाकिस्तान सरकार आगामी 15 नवंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव कराने की योजना बना रही है और उसके बाद इस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा पाकिस्तान की है। जबकि पाकिस्तान अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस प्रकार की घोषणा करता आया है कि जो जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और जम्मू कश्मीर जो भारत के पास में, ये सब आते हैं कि इनके लोगों को खुद अपने को तय करने का मौका दिया जाना चाहिए कि ये भारत में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। हालांकि ये सिर्फ उसकी घोषणा थी, उसके अंदर क्या था, मन में क्या था, सभी को पता था कि वो इन क्षेत्रों को हड़पना चाहता है और ये इसके जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे स्पष्ट सामने आ गया है। बात पाकिस्तान की करेंगे। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है और मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपए है। चलिए मैप में हम पाकिस्तान चले चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको जाना है पाकिस्तान तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। पश्चिम की सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ लगी हुई है और ये यहाँ की राजधानी आप देख पा रहे होंगे, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र आता है वो ये वाला जो क्षेत्र है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है और जहां के विधानसभा के चुनाव पाकिस्तान अभी करवाने वाला है। इसके अलावा ये नीचे वाला ग्रे कलर का एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं शेखर गुप्ता, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो फिल्म निर्माता है शेखर गुप्ता, इनको पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी FTII इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 तक होने वाला है। कपूर को जो है इन्हीं को, यानी संस्थान की जो शासकीय परिषद है यानी कि गवर्निंग काउंसिल है, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया है, चेयरमैन भी बनाया गया है। कपूर ने कई सारी फिल्मों का निर्देशन किया है जिनमें से मासूम है, मिस्टर इंडिया है, बैंडिट क्वीन ही, एलिजाबेथ है, ये प्रमुख मूवीज हैं। बात पिछले करंट अफेयर में और नियुक्ति की करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अशोक लवासा के स्थान पर। 22 अगस्त को मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा, परेश रावल, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII में तो दोनों अलग अलग संस्थान है, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर PD वाघेला, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर PD वाघेला, इनको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे RS शर्मा का। वाघेला का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक उनका ये कार्यकाल होने वाला है और 1986 बैच के गुजरात कैडर के ये अधिकारी हैं और वर्तमान में ये औषधि विभाग के सचिव हैं। बात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की करें तो भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण के लिए एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है और ये 20 फरवरी 1997 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात पिछले करंट अफेयर में और नियुक्ति की करें तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा आर के जो रॉ के प्रमुख हैं अनिल धस्माना, इनको राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और VK यादव रेलवे बोर्ड के पहले CEO बनाए गए हैं। बात 8वें प्रश्न की करेंगे कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT द्वारा मौसिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है और ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इसके द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के जो उपकरण होते हैं, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं? हमारे घर में बहुत सारी चीजें हम क्या यूज करते हैं इंटरनेट से संबंधित, मोबाइल के अलावा, तो उनके लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, इसका नाम है मौशिक, और इसका सफलतापूर्वक विकसित किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास के मौसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया था। इसके लिए पेमेंट हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसके द्वारा किया गया था, जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को भी विकसित किया था और इसको डिजाइन भी किया था, तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है, और ये घोषणा की है उषा मंगेशकर को देने की, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायक उषा मंगेशकर, इनको 2020-21 के लिए ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है, और इस पुरस्कार के तहत उनको 5 लाख रुपए नगद, एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो उषा मंगेशकर है ये इन्हीं की बहन है। आशा भोसले, उषा मंगेशकर और लता मंगेशकर ये तीनों बहनें हैं। बात महाराष्ट्र की करेंगे जिसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन भी देता है। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीट है, और विधान परिषद भी है यहाँ पर, जहाँ पर 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें प्रमुख, तो तड़ोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, और नवेगांव नेशनल पार्क है, गूगामल नेशनल पार्क है, और चंदोली नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में कोयना बांध है, जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। पिछले करंट अफेयर में प्रमुख और पुरस्कारों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा क्षेत्र के लिए 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा मार्गरेट एडवुड, इनने 2020 के डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। उसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 ये प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो, जो कि ब्रिटेन के हैं, उनको दिया गया, और डच लेखक मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड ने अपना पहला उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। बात 10वें प्रश्न की करेंगे कि कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और इसकी मेजबानी की जाएगी डरबन के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो दक्षिण अफ्रीका का शहर डरबन ये 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, और डरबन पहला दक्षिण अफ्रीकी शहर है और महाद्वीप का काहिरा के बाद 81 वर्षों में दूसरा शहर है जो इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। काहिरा कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है। 2017 में इसकी मेजबानी जर्मनी के शहर डेसेल्डोर्फ के द्वारा की गई थी। अब ये करंट अफेयर हमारा यहीं तक था। कल के प्रश्न में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रबी फसलों के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो इसके समर्थन मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और ये पहले 1925 रुपए था, जिससे बढ़ाकर अब इसको 1975 रुपए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन है उत्तर दिया करें, और जिन्होंने उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। अब आज का हमारा सवाल है कि किस राज्य में किसानों को 10,000 रुपए सम्मान निधि प्रदान की जाएगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में ये प्रदान की जाएगी, और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।